Hello students, welcome to lecture 5 of molecular basis of inheritance। अभी तक हम लोगों ने जो है डीएनए के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ लिया, डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल पढ़ लिया, डीएनए कैसे जेनेटिक मटेरियल प्रूव हुआ वो एक्सपेरिमेंट्स हम लोगों ने पढ़ लिए। अब हम बढ़ते हैं आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जिसका नाम है डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन मीन्स कि डीएनए के कॉपीज कैसे बनते हैं, व्हाट इज द प्रोसेस टू फॉर्म मल्टीपल कॉपीज ऑफ डीएनए, ठीक है। आप लोगों ने सेल साइकिल पढ़ा था, वहां पे हमने पढ़ा था कि एस फेज में डीएनए का डुप्लीकेशन होता है। हमने सिर्फ इतना पढ़ा था वहां पर कि एस फेज में डीएनए का डुप्लीकेशन होता है, बट कैसे होता है वो हम लोगों ने नहीं पढ़ा था, ठीक है। तो यहां पर हम लोग जो है उसी चीज को जो है यहाँ पर हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि हाउ डीएनए इज रेप्लिकेटेड, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग डीएनए रेप्लिकेशन को। तो डीएनए रेप्लिकेशन इज द कॉपिंग ऑफ डीएनए फ्रॉम पेरेंटल डीएनए, जो पहले से डीएनए है उसमें से कॉपी बनेगा। वॉटसन एंड क्रिक जिसने डीएनए 3D मॉडल बनाया था, उन्होंने ही ये प्रपोज किया सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ रेप्लिकेशन। इसका मतलब क्या है? सेमी कंजर्वेटिव का मतलब क्या है कि जो नया डीएनए बनेगा, हमको पता है डीएनए में 2 स्ट्रैंड है, तो जो नया डीएनए बनेगा उसका एक स्ट्रैंड पुराना होगा और एक स्ट्रैंड नया बनेगा। जैसे आप यहां देख रहे हो, ये पेरेंटल डीएनए है। अब पेरेंटल डीएनए अनवाइंड हुआ, ठीक है। ये ब्लू वाला जो है पेरेंट डीएनए का एक स्ट्रैंड इधर आ गया, एक स्ट्रैंड इधर आ गया। अब इसके ऊपर एक रेड वाला स्ट्रैंड बन गया, इसके ऊपर एक स्ट्रैंड। तो ये 2 डॉटर डीएनए हमको दिख रहे हैं। दोनों डॉटर डीएनए में आप देखोगे तो एक तो पेरेंटल डीएनए का स्ट्रैंड है ब्लू वाला और एक नया बना है। इसको हम बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ रेप्लिकेशन। बिल्कुल नया नहीं बन रहा है, ठीक है। आधा पार्ट पुराना वाला है, आधा पार्ट नया बन रहा है, ठीक है। इट सजेस्ट दैट द पेरेंटल डीएनए स्ट्रैंड एक्ट एज ए टेम्पलेट, ठीक है। उसको हम टेम्पलेट बोलेंगे जिसके ऊपर नया स्ट्रैंड बनेगा फॉर सिंथेसिस ऑफ न्यू कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड, ठीक है। सामने वाले स्ट्रैंड को हम अपोजिट स्ट्रैंड नहीं बोलेंगे, उसको हम कॉम्प्लीमेंट्री बोलेंगे, ठीक है। अपोजिट नहीं बोलेंगे, यहाँ पे वर्ड क्या यूज करेंगे हम लोग? कॉम्प्लीमेंट्री। आफ्टर रेप्लिकेशन ईच डीएनए मॉलिक्यूल वुड हैव 1 पेरेंटल एंड 1 न्यू स्ट्रैंड, ठीक है। तो ये चीज हम लोग समझ गए कि रेप्लिकेशन के बाद जो नए 2 डीएनए बनेंगे उनमें एक स्ट्रैंड पुराना होगा, पेरेंटल होगा, और एक नया होगा, ठीक है। ये प्रूव भी किया बहुत सारे एक्सपेरिमेंट में, वो हम आगे पढ़ेंगे अभी, ठीक है। तो मेसेल्सन एंड स्टॉल जो एक्सपेरिमेंट है उसने प्रूव किया अबाउट दिस सेमी कंजर्वेटिव मॉडल, ठीक है। तो मेसेल्सन एंड स्टॉल के एक्सपेरिमेंट को हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे उसने, ये एक्सपेरिमेंट आ गया यहाँ पर, कि कैसे उसने प्रूव किया, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, 2 कल्चर मीडिया बनाए, इकोलाई बैक्टीरिया लिया, उसमें उसके 2 कल्चर बनाए अलग अलग, ठीक है। एक प्रिपरेशन में उसने क्या किया, नाइट्रोजन को जो है वो लेबल किया 15 नाइट्रोजन हैवी एसिड, ठीक है, was incorporated in both strands of bacterial DNA and the DNA become heavier, ठीक है। तो इसने क्या किया, जो बैक्टीरिया था उसमें जो है इसने N15 जो है इनकॉर्पोरेट किया, जो कि रेडियो एक्टिव है, ठीक है। अदर प्रिपरेशन कंटेन्स 14N, ठीक है, समझ गए। अब हम आगे क्या होता है हम देखते हैं। इस तरीके से उसका डेंसिटी निकाल सकते हैं। जो 15N होगा वो ऐसा रहेगा, ठीक है, और 14N जो होगा वो उसका वैल्यू, जैसे देखिए यहाँ पे हम देखें तो 14N का ऐसा आएगा, ठीक है, 15N का ये आएगा। तो क्या हुआ आगे चल के, ठीक है, कि कौन सा एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं यहाँ पर, कौन सा टेक्निक यूज कर रहे हैं, सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट हम लोग एक टेक्निक यूज करेंगे जिससे हम इनको सेपरेट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर, हम क्या बोल सकते हैं उसको, साइज एंड डेंसिटी, ठीक है। डेंसिटी के बेसिस पे हम उसको सेपरेट कर सकते हैं। हुआ क्या यहाँ पर आगे देखते हैं हम लोग कि देखो यहाँ पर देखो आप, ये इकोलाई मीडियम है, ठीक है। अब इकोलाई है जिसके अंदर जो डीएनए है उसमें 15N है, ध्यान से समझना। एक इकोलाई का कल्चर है हमारे पास, उसमें मान लो लाखों इकोलाई है, सबके अंदर जो डीएनए है उसमें 15N है, ठीक है। अब उस इकोलाई को मैंने खाना दिया, ठीक है, खाने में जो नाइट्रोजन है वो 14 वाली है, समझ रहे हो। उसके अंदर जो डीएनए है, ऑलरेडी मेड डीएनए जो है वो 15N वाला है। उस इकोलाई को मैंने मान लो एक कल्चर मीडियम में ग्रो कर रहा हूं, कल्चर मीडियम में जो खाना है वो 14 है, देखो यहाँ पे दिख रहा है, जो कल्चर मीडियम में खाना है वो 14N वाला है, ठीक है। अब क्या होगा,
डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, हमें पता है डीएनए का रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव है, तो हमें क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे पूरा का पूरा डीएनए 15N का बना है पहले, तो इसलिए यहाँ पर इसका बैंड आ रहा है, ठीक है, ये एकदम हैवी बैंड है, ठीक है। अब क्या हुआ, एक जनरेशन के बाद 20 मिनट के बाद हमको पता है इकोलाई मल्टीप्लाई करता है 20 मिनट के अंदर, मतलब डीएनए का पूरा कॉपी बनेगा। अब जब डीएनए का कॉपी बना तो हमने क्या देखा, रेड वाला स्ट्रैंड आया जो पेरेंटल है, और नया स्ट्रैंड जो बनेगा उसमें 14N जो कल्चर मीडियम में प्रेजेंट है वो वाला नाइट्रोजन आएगा, ठीक है। तो दोनों स्ट्रैंड जो बने उसमें एक पेरेंटल स्ट्रैंड 15N वाला और एक नया स्ट्रैंड 14N वाला, ठीक है। जब इसका हमने सीजियम क्लोराइड ग्रेडियंट किया तो देखा कि ये डेंसिटी इसकी थोड़ी कम हो गई। क्यों कम हो गई, क्योंकि आधा 14N आ गया, इसमें पूरा का पूरा 15N था, यहाँ पर आधा 14N आ गया और आधा 15, तो दोनों के बीच में 14 और 15 के बीच का बैंड आ जाएगा एक, ठीक है। अब क्या होगा नेक्स्ट जनरेशन में, अब देखो 40 मिनट्स के बाद क्या होगा, अब ये खुलेगा, ठीक है। अब ये वाला अगर पेरेंट, अब यहाँ पे जो ग्रीन है वो पेरेंट हो गया, अब ग्रीन के नीचे नया ग्रीन बनेगा क्योंकि 14N ही प्रेजेंट है, रेड के नीचे भी ग्रीन बनेगा, इसको खोल दो, इस ग्रीन के नीचे एक और नया ग्रीन और रेड के नीचे एक और नया ग्रीन, ठीक है। तो क्या हुआ, दो तो पूरे 14N वाले आ गए स्ट्रैंड्स, ठीक है, तो ये उसका बैंड आ गया नीचे लाइट बैंड, ठीक है। और दो हाइब्रिड का आ गया जिसमें आधे में 14 है और आधे में 15, एक स्ट्रैंड में 15 एक में 40, ठीक है। तो ये समझ गए, इस एक्सपेरिमेंट से प्रूव हुआ कि ये जो डीएनए रेप्लिकेशन है ये सेमी कंजर्वेटिव है, ठीक है। दिस शोज दैट इन न्यूली फॉर्म डीएनए वन स्ट्रैंड इज ओल्ड टाइप एंड वन स्ट्रैंड इज न्यू टाइप, दिस कंफर्म सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी में एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, उसी से ये कंफर्म किया, ठीक है। हमको ये मानना है कि देखो बेटा जो भी हमारा स्टार्टिंग है वो आगे जाएगा, एक स्ट्रैंड, दो स्ट्रैंड है उसमें दोनों अलग हो जाएंगे, वो पेरेट का काम करेंगे और नया स्ट्रैंड बनेगा। अब नए स्ट्रैंड का जो खाना दिया हुआ था, नए स्ट्रैंड बनने के लिए जो न्यूक्लियोटाइड्स दिए हुए थे वो 14 वाले दिए हुए थे, ठीक है, इसलिए वो 14 इनकॉर्पोरेट होता गया, ठीक है, समझ गए। सो आफ्टर सेकेंड जनरेशन देयर वाज इक्वल अमाउंट ऑफ हाइब्रिड डीएनए एंड लाइटर डीएनए, ठीक है। तो लाइटर डीएनए कितना हो गया, यहाँ पर ये दो बैंड आ गए लाइटर डीएनए के और दो बैंड आ गए हाइब्रिड, ठीक है, समझ गए एक्सपेरिमेंट। तो ये मेसल्सन स्टाल एक्सपेरिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट कि विच एक्सपेरिमेंट प्रूव दैट डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव, ठीक है। वॉटसन एंड क्रिक ने से प्रपोज किया था, प्रूव नहीं किया था, ठीक है। अगर किसने बोला कि हु इनिशिएटेड या हु प्रपोज सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन तो वॉटसन एंड क्रिक आएगा, बट एक्सपेरिमेंटली प्रूव किसने किया, मेसल्सन एंड स्टाल ने, ठीक है। उसी तरीके से टेलर एंड कलीग्स ने इसी तरीके का एक्सपेरिमेंट किए फाबा बीन्स के ऊपर, ठीक है, और उन्होंने भी यही पता किया, उनके एक्सपेरिमेंट से भी यही पता चला कि डीएनए में जो डीएनए इन क्रोमोसोम्स आल्सो रेप्लिकेट सेमी कंजर्वेटिव, ठीक है। तो इनके एक्सपेरिमेंट से भी यही पता चला जो मेसल एंड स्टाल ने बताया था, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझना, डीएनए रेप्लिकेशन में 4 स्टेप है, ठीक है। फर्स्ट है कि इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, वो पूरा माहौल तैयार किया जाएगा जिसमें डीएनए रेप्लिकेशन होता है, सारे रॉ मटेरियल स्टार्ट किए जाएंगे, रखे जाएंगे, ठीक है। अब अनवाइंडिंग, मतलब जो डीएनए है उसको अनवाइंड किया जाएगा, ठीक है, एक के नीचे दूसरा स्ट्रैंड, इसके नीचे दूसरा स्ट्रैंड, ठीक है, उसको हम पढ़ेंगे। फिर फॉर्मेशन ऑफ प्राइमर स्ट्रैंड, वो क्या होता है हम आगे पढ़ेंगे, और फिर फाइनली इलॉन्गेशन होगा, ठीक है। तो एक एक करके हम इसको पढ़ते हैं। फर्स्ट है इनिशिएशन ऑफ रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए ऑलवेज बिगिन एट द डेफिनेट साइट कॉल्ड एज ओरिजिन ऑफ, ऐसा नहीं है कि डीएनए में कहीं से भी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, एक पर्टिकुलर साइट से, पूरे क्रोमोसोम में एक पर्टिकुलर साइट से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा, उसको हम बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है। प्रोकैरियोट्स में, बैक्टीरियाज में सिंगल ओरिजिन होता है, ठीक है, एक ही जगह से स्टार्ट होगा, बट यूकैरियोट्स में क्योंकि बहुत बड़ा डीएनए होता है तो बहुत सारी जगह से स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि मान लो कि मुझे सूरत से लेके दिल्ली तक रोड बनाना है, ठीक है, मैं सूरत से लेकर दिल्ली तक एक हाईवे बनाना चाहता हूं, तो क्या मैं ऐसे बनाऊंगा कि मैं सूरत से स्टार्ट कर रहा हूं फिर धीरे धीरे दिल्ली की तरफ लेता जा रहा हूं, ऐसे बनाते हैं रोड, या फिर
मैं उसको कॉन्ट्रैक्ट्स में बांट दूं, एक आदमी सूरत से बड़ौदा तक का बनाएगा, दूसरा बड़ौदा से अहमदाबाद तक का बनाएगा, तीसरा आदमी जो है वो अहमदाबाद से उदयपुर तक का बनाएगा, फिर चौथा आदमी उदयपुर से आगे का जयपुर का बनाएगा, फिर जयपुर से दिल्ली का बनाएगा। ठीक है, तो अगर पांचों एक साथ स्टार्ट करेंगे, अगर मान लो एक ही आदमी बना रहा है सूरत से मुंबई तक, तो वो तो कंटिन्यूअसली चलता जाएगा, बनाता जाएगा। अगर मैंने अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स में बांट दिया तो क्या होगा, पांचों एक साथ स्टार्ट करेंगे, तो जितनी देर में सूरत से बड़ौदा की बनेगी उतनी देर में बड़ौदा से अहमदाबाद की भी रेडी हो चुकी होगी, क्योंकि दोनों साथ में काम स्टार्ट कर रहे हैं, डिस्टेंस भी ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, तो ये मल्टीपल साइट्स पे ओरिजिनेट होने का यही कारण है कि जल्दी हो जाए, एक ही जगह स्टार्ट करेंगे ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, प्रोकैरियोट्स में डीएनए बहुत कम होता है, इसलिए उसको सिंगल साइट से काम उसका चल जाता है। ठीक है, समझ गए। अब आते हैं हम लोग अनवाइंडिंग में, जो डीएनए का जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर हम देखते हैं उसको अनवाइंड किया जाएगा। ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन रिक्वायर्स that a double helical parental molecule is unwound so its internal bases are available for replication enzyme. अनवाइंडिंग कौन कर, अब इसमें एंजाइम बेस्ड क्वेश्चन बहुत बार आएंगे कि ये एंजाइम क्या करता है, ये वाला काम कौन सी एंजाइम करती है, इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे यहाँ पर। तो अनवाइंडिंग का काम करता है हेलिकेस, जो कि एटीपी डिपेंडेंट है, मींस एटीपी यूज करके वो डीएनए को अनवाइंड करता जाएगा। जैसे एक वायर होता है हमारे पास घर पे, जो हमारा वायर होता है उसको हम ऐसे खोलते जाएंगे, उसको हम बोलेंगे अनवाइंडिंग। ठीक है, अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल इनटू टू न्यूक्लियस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ वाई शेप रेप्लिकेशन फॉर्क। ठीक है, तो देखो इस तरीके से अनवाइंड होता जाएगा, तो ये वाई शेप, इसको हम बोलेंगे रेप्लिकेशन फॉर्क। ये जो एरिया है इसको हम बोलेंगे रेप्लिकेशन फॉर्क। ठीक है, ये वाई शेप का होगा। ठीक है, these exposed single strand are stabilized by a protein known as single strand binding protein। अब ये दोनों अलग अलग हैं, ये वापस से साथ आने की कोशिश करेंगे। अगर उस वायर को आप छोड़ोगे, ठीक है, थोड़ा इलास्टिक अगर वो है, तो वापस से कॉइल हो जाएंगे। तो इनको अलग किया है, और जब तक रेप्लिकेशन नहीं हो जाता, जब तक ये अलग रहे, तो यहाँ पर कुछ प्रोटीन्स को बाइंड करा दिया जाता है, यहाँ पर कुछ प्रोटीन्स को बाइंड करा दिया जाता है, जिससे ये वापस से कॉइल ना हो जाए जब तक रेप्लिकेशन चल रहा है। ठीक है, तो वो जो प्रोटीन्स इधर बाइंड होते हैं उनको हम बोलते हैं एसएसबी, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। ठीक है, इनका काम क्या है कि दोनों स्ट्रैंड्स को अलग रखना जब तक रेप्लिकेशन चल रहा है। Due to unwinding, a supercoiling develops on the end of DNA opposite to the replication fork। अब कोई भी घर पे ऐसा वायर है या धागा है, उसको इस तरीके से अनवाइंड करोगे तो क्या होगा, आगे की तरफ टेंशन डेवलप होगा। ठीक है, एक जो है कॉइलिंग डेवलप होने लग जाएगी, तो उसको रिलीज करने के लिए एक एंजाइम है जिसको हम बोलते हैं टोपोआइसोमरेज। ठीक है, तो टोपोआइसोमरेज क्या करता है, इट रिड्यूसेस सुपरकॉइलिंग, इट रिड्यूसेस द टेंशन क्रिएटेड बाय अनवाइंडिंग। ठीक है, समझ गए। तो ये सब एंजाइम्स के नाम हमको याद रखने, प्रोटीन्स के नाम याद रखने। ठीक है, तो देखो ये डीएनए पूरा होगा। अब यहां से ये अनवाइंड हो गया। ठीक है, अनवाइंड हो गया, यहाँ पर पहले हेलिकस ने अनवाइंड किया, फिर एसएसबी जो है वो बाइंड हो गया। एसएसबी ने क्या किया, उसको सिंगल स्ट्रैंड को बांध के रखा। जैसे ये हेलिकेज आगे चलता जा रहा है, हेलिकेज इसको अनवाइंड करता जाएगा। आगे आगे देखो हेलिकेज यहाँ पे था, और आगे खिसक गया, और अनवाइंडिंग हो गया, और आगे खिसक गया, और अनवाइंडिंग हो गया। उसी तरीके उसके साथ साथ टोपोआइसोमरेज कर रहा है, जो सुपर कॉइलिंग को कम कर रहा है। ठीक है, सुपर कॉइलिंग को कम कर रहा है टोपोआइसोमरेज। ठीक है, ये जो प्रोटीन्स हमको दिख रहे हैं, दीज आर सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स। ठीक है, अब क्या होगा आगे हम देखते हैं। सेपरेटेड स्ट्रैंड एक्ट एज टेम्पलेट फॉर सिंथेसिस। अब ये दोनों जो अलग हो गए, ये टेम्पलेट का काम करेगा। रेड वाला जो है वो टेम्पलेट है, और नया जो है वो ब्लू बनेगा। डीएनए रेप्लिकेट्स इन द 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। याद रखना डीएनए के डायरेक्शंस होते हैं। ठीक है, अगर ये 5 प्राइम इधर है, ठीक है, तो इसको अगर आप फॉलो करोगे तो दूसरी तरफ 3 प्राइम होगा। ये इधर 5 प्राइम है, तो ये एंटी पैरेलल होता है। ठीक है, एक तरफ 5 प्राइम है तो दूसरा स्ट्रैंड 3 प्राइम। ठीक है, तो डीएनए का रेप्लिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में ही होगा। ठीक है, 5 प्राइम से 3 प्राइम। अब देखो इसका तो ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम हो गया। ठीक है, तो ये तो कंटिन्यूअस बन रहा है। यहां पर क्या होगा, देखो ये तो खुलता जाएगा, ये आगे बढ़ता जाएगा ब्लू वाला। यहाँ पे जो दूसरी स्ट्रैंड पे है, यहाँ पे क्या होगा, ये तो इसका तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम इस तरफ है। ठीक है, तो इतना खुला है तो ये इतना बन गया। अब और खुलेगा तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ से गाड़ी हटाओ, वापिस पीछे लेके जाओ और वापिस बनाओ, तो ये टुकड़ों में बनेगा, और ऊपर वाला जो है वो कंटिन्यूअस बनता जाएगा। ठीक है, तो अब क्या है, फॉर्मेशन ऑफ प्राइमर स्ट्रैंड। ठीक है, प्राइमर क्या है, देखो न्यू स्ट्रैंड जो बन रहा है,
इट इज सिंथेसाइज्ड बाय एंजाइम कॉल्ड एज डीएनए पॉलीमरेज 3, ठीक है। इट इज द ट्रू रेप्लिकेशन ई कोलाई which is incapable of initiating DNA synthesis. Incapable of initiating मतलब मान लो जब तुम छोटे थे, ठीक है, या कोई भी छोटा था, मैं भी छोटा था, तो जब हम साइकिल चलाते थे छोटे में तो क्या होता था, स्टार्ट हम नहीं कर पाते थे, स्टार्टिंग में हम गिर जाते थे। बट अगर कोई स्टार्टिंग में थोड़ा सा संभाल के धक्का दे देते मम्मी पापा, फिर हम साइकिल जो है थोड़ा स्पीड में आ जाता, फिर चला लेते थे। बट स्टार्टिंग में हमारा बैलेंस नहीं बनता था, ठीक है। तो स्टार्टिंग में हमको एक प्राइमर की जरूरत पड़ती थी जो हमें इनिशिएट करा दे, थोड़ा सा हमें मोमेंटम में ला दे, फिर हम चलाते ले जाते। फिर जब रोकने के टाइम आता था फिर मम्मी पापा आ जाते थे उसे पकड़ने के लिए, रोकने के टाइम पे वापस गिरते थे, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ इसको स्टार्टिंग के टाइम पे चाहिए। तो इट इज अनेबल टू डिपोजिट द फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड इन द डॉटर स्ट्रैंड, ठीक है। मतलब अगर हम देखें तो ये स्टार्ट नहीं कर पाता है, स्टार्टिंग के लिए इसको थोड़ा सा बेस चाहिए, फिर ये बना लेगा। तो उस बेस को हम बोलते हैं प्राइमर, ठीक है। तो एक एंजाइम होती है प्राइमेस, वो क्या करती है, एक शॉर्ट प्राइमर को ऐड कर देती है, ठीक है, यहां पर समझ गए। तो ये शॉर्ट प्राइमर को ऐड कर देती है आरएनए प्राइमर को, फिर उसके बाद डीएनए पॉलीमर से बाइंड करके आगे का डीएनए खुद बना देगी, ठीक है। द प्राइमर स्ट्रैंड देन सर्व एज अ स्टेपिंग स्टोन, ठीक है, उसको चढ़ने का काम करता है, स्टार्ट करने के लिए हेल्प करता है। Once the initiation of DNA synthesis is completed, the primer strand is removed by enzymatic, ठीक है। जब उसका काम खत्म उसको बाद में हटा दिया जाएगा। तो आप देख रहे हो यहाँ पर, ठीक है, ये प्राइमर प्राइमेज है, ये प्राइमर बना रहा है, ठीक है। प्राइमर बनेगा, डीएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगी और डीएनए को बनाती जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, अब देखो ये जो स्ट्रैंड है जो कंटिन्यूअसली बन रहा है, क्योंकि ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन है, ये खुलता जाएगा, ठीक है, ये इधर से खुलता जाएगा और ये कंटिन्यूस बनाता जाएगा। बट यहाँ पे इसका गाड़ी थोड़ा उल्टा चल रहा है। देखो मान लो यहाँ तक खुल गया, अब यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा और यहाँ तक बना दिया उसने, मान लो यहाँ तक बना दिया, अब ये और खुलेगा, खुलेगा तो ये ऐसे रिवर्स नहीं मार सकता क्योंकि 5 प्राइम टू 3 प्राइम जाना है। तो डीएनए पॉलीमरेज यहाँ से छूटेगा और मान लो यहाँ तक खुल गया, यहाँ पे बाइंड करके फिर यहाँ तक बनाएगा। मीन्स नीचे वाला स्ट्रैंड है, इसको हम लेगिंग स्ट्रैंड बोल रहे हैं क्योंकि टुकड़ों में बन रहा है, और इन टुकड़ों का नाम है ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, ठीक है। तो डीएनए सिंथेसिस में एक स्ट्रैंड लीडिंग स्ट्रैंड होगा और दूसरा स्ट्रैंड लेगिंग स्ट्रैंड होगा, क्योंकि वो टुकड़ों में बनेगा और उन टुकड़ों का नाम है ओकाजाकी फ्रेगमेंट। समझ गए इतना? आगे चलते हैं इसमें। ड्यूरिंग रेप्लिकेशन वन स्ट्रैंड इज फॉर्म्ड एज ए कंटिन्यूअस स्ट्रेच, ठीक है। तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम बनेगा, ये वाला जो बन रहा है देखो यहाँ पे। The other strand is formed in small stretches of 1000 to 2000 न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। तो ये जो टुकड़े हैं वो 1000 से 2000 न्यूक्लियोटाइड के हो सकते हैं, इनको हम बोलते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, ठीक है, क्योंकि ये ओकाजाकी ने डिस्कवर किए थे, ठीक है। समझ गए? तो एक स्ट्रैंड लीडिंग होगा और एक स्ट्रैंड लेगिंग स्ट्रैंड होगा। क्यों होगा लेगिंग स्ट्रैंड? क्योंकि ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम ही बनता है, ठीक है। और यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज उल्टा नहीं जा सकती, तो बार बार उसे छूट के पीछे जाना पड़ता है। समझ गए? आगे चलते हैं इसमें हम लोग। The Okazaki fragments are then joined together to form a new strand by enzyme like DNA ligase. जब ये पूरा हो जाएगा तो ये जो गैप्स है उनको पूरी तरीके से जोड़ दिया जाएगा बाय एंजाइम कॉल्ड डीएनए लाइगेज, ठीक है। तो डीएनए लाइगेज का काम करती है लाइगेशन, मतलब जोड़ने का काम करती है, ठीक है। If a wrong base is introduced in the new strand, DNA polymerase can do proofreading. अब मान लो डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है, ए के सामने टी लगेगा, जी के सामने सी लगेगा। अगर पेरेंट स्ट्रैंड में सी है तो उसके सामने जी लगेगा, पेरेंट स्ट्रैंड में टी है तो उसके सामने ए लगेगा। अगर गड़बड़ हो गया तो डीएनए पॉलीमरेज उसको प्रूफ रीड भी करती है। कहीं देखो डीएनए में एक जगह पे भी चेंज हुआ तो पॉइंट म्यूटेशन आ जाएगा, हमें पता है। पॉइंट म्यूटेशन आया तो डिजीज हो जाएगी, सिकल सेल एनीमिया टाइप, ठीक है। तो उसको प्रूफ रीड भी करते काम खत्म होने के बाद कि कोई गड़बड़ ना रह जाए। प्रूफ रीडिंग के बाद भी कभी कभी गड़बड़ रह जाती है और इसी वजह से हमको ये बीमारियां होती है, ठीक है। अब डीएनए पॉलीमरेज जो सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम है क्योंकि वही डीएनए रेप्लिकेशन कर रहे हैं, ठीक है। 3 तरह के डीएनए पॉलीमरेज है। डीएनए पॉलीमरेज 1 जो कि 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमराइजेशन करता है। उसके बाद एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी भी है। इट रिमूव्स आरएनए प्राइमर, आरएनए प्राइमर को हटाने का काम, इसी को एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद
इट आल्सो टेक्स पार्ट इन रिपेयर रेप्लिकेशन, कहीं डीएनए में डैमेज है तो उसको रिपेयर करने में हेल्प करता है, ठीक है। इसको हम कॉनबर्न एंजाइम भी बोलते हैं। डीएनए पॉलीमरेज 2, ये भी 5 प्राइम टू 5 प्राइम काम करता है, पर इसकी स्पीड कम होती है 50 न्यूक्लियोटाइड पर मिनट, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम जो होती है वो होती है डीएनए पॉलीमरेज 3, जो मेन रेप्लिकेशन कर रही है वो डीएनए पॉलीमरेज 3 है, बट उसकी जैसे दो और भी है। इसकी स्पीड बहुत ज्यादा है, 2000 बेस पेयर पर सेकेंड ये बना सकता है, 2000 बेस नए ऐड कर सकता है पर सेकेंड, ठीक है। डीएनए पॉलीमरेज 2 एंड 3 हैव ओनली 3 to 5 एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, ठीक है। कॉर्नबर्ग ने ये बताया था, ठीक है, इसलिए इसको डीएनए पॉलीमरेज 1 को जो हम कॉर्नबर्ग एंजाइम बोलते हैं, ठीक है। तो ये 1, 2 और 3 ये प्रोकैरियोट्स में, ठीक है। डीएनए पॉलीमरेज 1, 2 और 3 ये सारे हम बात कर रहे हैं इसके प्रोकैरियोट्स के, इकोलाई के। यूकैरियोट्स में 5 तरह के डीएनए पॉलीमरेज होते हैं, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और एप्सिलॉन, ठीक है। इनके सिर्फ नाम हमको याद रखने हैं, इसमें ज्यादा डिटेल में क्वेश्चन नहीं आएगा। यूकैरियोट्स में डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो एस फेज में होता है, हमें पता है डीएनए रेप्लिकेशन एस फेज में होता है, ठीक है। बहुत ही कोऑर्डिनेटेड मैनर में होता है रेप्लिकेशन और सेल डिवीजन। कहीं पे भी रेप्लिकेशन में गड़बड़ आई तो पॉलीप्लॉइडी हो सकती है, क्रोमोसोमल डिफेक्ट्स आ सकते हैं, ठीक है। तो हमको पता है कि इकोलाई जो हो 18 to 20 मिनट्स में अपना रेप्लिकेशन कंप्लीट कर लेता है, 18 मिनट्स में रेप्लिकेशन कंप्लीट कर लेता है, 20 मिनट्स में डिवाइड कर जाता है, ठीक है। यूकैरियोट्स में एस फेज में होता है, हमें पता है, ठीक है। तो ये हमारा रेप्लिकेशन यहाँ पर कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर एक मैं आपको जो है एक एनिमेटेड वीडियो भी दिखा देता हूँ जिससे आप इसको अच्छी तरीके से समझ, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये रेप्लिकेशन देख लेते हैं एक बार, एनिमेशन। DNA is a molecule made up of 2 strands, twisted around each other in a double helix shape. Each strand is made up of a sequence of 4 chemical bases, represented by the letters A, C, G, and T. The 2 strands are complementary. This means that wherever there's a T in one strand, there will be an A in the opposite strand. And wherever there's a C, there will be a G in the other strand. Each strand has a 5' end and a 3' end. The 2 strands run in opposite directions. This determines how each strand of ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा, इधर 5 प्राइम होगा, इधर 3 प्राइम होगा, इधर 5 प्राइम, तो ये एंटी पैरेलल हो गया। DNA is replicated. The first step in DNA replication is to separate the 2 strands. This unzipping is done by an enzyme called helicase and results in the formation of a replication fork. The separated strands each provide a template for creating a new strand of DNA. An enzyme called primase starts the process. This enzyme makes a small piece of RNA. ठीक है, तो प्राइमेज क्या करेगा, यहाँ पर कुछ एक आरएनए प्राइमर बना देगा जिससे डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पर बाइंड हो सके, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज सिंगल स्ट्रैंड पे बाइंड नहीं हो पाती, उसको थोड़ा सा डबल स्ट्रैंड चाहिए, फिर आगे का वो एक्सटेंड कर देगी। Called a primer. This marks the starting point for the construction of the new strand of DNA. An enzyme called DNA polymerase binds to the primer and will make the new strand of DNA. DNA polymerase can only add DNA bases in one direction, from the 5' end to the 3' end. One of the new strands of DNA, the leading strand, is made continuously, the DNA polymerase adding bases one by one in the 5' to 3' direction. The other strand, the lagging strand, cannot be made in this continuous way. ठीक है, तो ये ऊपर वाला जो है वो लीडिंग स्ट्रैंड है, ये तो कंटिन्यूअसली बनता रहेगा, पर जो लैगिंग स्ट्रैंड है उसमें क्या होगा, 5' to 3' बना रहा है, अब ये खुल रहा है तो ये वापस से यहाँ से इतना बन गया, फिर ये वापस इधर आएगी एंजाइम, फिर बनाएगी, ठीक है। Because it runs in the opposite direction. The DNA polymerase can therefore only make this strand in a series of small chunks called Okazaki fragments. Each fragment is started with an RNA primer. DNA polymerase then adds a short row of DNA bases in the 5' to 3' direction. ठीक है, तो ये ऐसे टुकड़ों में जो बना रही है यहाँ पर, ठीक है।
The next primer is then फिर added further प्राइमर ऐड down the होगा, lagging फिर ये strand. बनेगा, ठीक है। इसको वापस से निकल के पीछे जाना Another पड़ रहा है। Okazaki लोडिंग fragment is स्ट्रैंड में then वो made, कंटिन्यूअसली and स्ट्रेच the कर रहा है क्योंकि process उसका is डायरेक्शन repeated बराबर again. बैठ रहा है, Once the new DNA has been made, the enzyme exonuclease ठीक है। जब removes all डीएनए the बन जाएगा RNA primers तो एक्सोन्यूक्लियस वो प्राइमर्स को हटा देगी और वहां पर नया from डीएनए both बन strands जाएगा, of DNA. ठीक है। Another DNA polymerase enzyme then fills in the ठीक gaps है, that are left दूसरी behind जो with डीएनए DNA. पॉलीमरेज है, डीएनए पर 1 या 2, वो ये गैप्स को फिल कर देगी, ठीक है। और फिर डीएनए Finally, लाइगेज, the enzyme DNA ligase seals up the fragments of ठीक है, कहीं पे DNA भी गैप in है तो both उसको strands to form सील a कर देगी continuous डीएनए double लाइगेज, strand. ठीक है। समझ गए? DNA replication is described as semi-conservative तो because ये each हमारा DNA कंप्लीट हो गया, molecule is सेमी made up of कंजर्वेटिव। one old, एक conserved स्ट्रैंड जो है वो strand of DNA. पुराना होगा और एक स्ट्रैंड नया बनेगा, ठीक है। समझ गए? तो ये हमारा यहाँ पर डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो कंप्लीट हो गया। इसको आप अच्छे से समझ लो, ठीक है। और जो भी डाउट आपका है वो आप पूछ लो, ठीक है।